हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। और आप भी बढ़िया, मैं भी बढ़िया। तो पिछले टर्म पे हम लोग पढ़ रहे थे सेल साइकिल और सेल डिवीजन, और वो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। उसमें हमने पढ़ लिया था कहाँ तक के बेटा? हमने पढ़ लिया था सेल डिवीजन फेज, और डिवीजन फेज में एक थोड़ी सी गलती में टाइप हो गया था, उसको आप इरेज कर दीजिए। मेन टॉपिक लिखा है उसे आप हटा दीजिएगा वहां से। चलिए तो आगे चलते हैं। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, वहां पे आपने गलती से हो सकता है टाइप आपने भी कॉपी पे लिख लिया हो, तो उसको वहां पे हटा दीजिए। ओके, आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, ये भी पढ़ा दिया था मैंने आपको। इसके बाद आता है इनहिबिटर्स ऑफ सेल डिवीजन। इसके बाद क्या आता है? इनहिबिटर्स ऑफ सेल डिवीजन। ओके, तो चलिए इसके बारे में हम पढ़ते हैं। बेटा इनहिबिटर्स यानी कि जो क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, प्रिवेंट सेल डिवीजन को प्रिवेंट करते हैं। क्या करते हैं बेटा? सेल डिवीजन को प्रिवेंट करते हैं, यानी कि रोकते हैं, ब्लॉक करते हैं, सेल डिवीजन नहीं होने देते। ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस है ये, ठीक है ना? तो अब यहां पे ध्यान देना है बेटा क्या, कि सबसे पहला जैसे एक्टिनोमाइसिन डी, या इसे हम लोग और दूसरे नाम से डी एक्टिनोमाइसिन भी बोलते हैं, डी एक्टिनोमाइसिन, ठीक है। और ये बेटा जो है ये सेल डिवीजन को ब्लॉक करता है, और यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ठीक है। कैंसर के ट्रीटमेंट में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। और क्यों होता है बेटा? इसलिए क्योंकि सेल डिवीजन अनलिमिटेड सेल डिवीजन होता है, ग्रोथ होता है वहां पे, तो ये इसको ब्लॉक कर देता है, ठीक है ना? कंफर्म? ओके। कुछ केमिकल्स और होते हैं एजाइड्स, ठीक है, ये भी सेल डिवीजन को इनहिबिट करते हैं। फिर इसके बाद कुछ साइनाइड्स, जिन्हें हम एज अ पॉइजन, सेल पॉइजन के नाम से जानते हैं, ठीक है, सेल पॉइजन। ये भी क्या करते हैं? सेल डिवीजन को इनहिबिट करते हैं, यानी कि ब्लॉक करते हैं सेल डिवीजन को। ओके, इसके बाद आता है कोल्चिसिन। ये बड़ा केमिकल है जो प्लांट से ऑब्टेन होता है। प्लांट की रूट्स अल्कलॉइड है, ऑब्टेन फ्रॉम द रूट्स ऑफ कोल्चिकम ऑटमनेल। ऑटमनेल यहाँ पे आप चाहो तो ये स्मॉल बना सकते हो। ये क्या करता है? डिसइंटीग्रेट, क्या करता है बेटा? डिसइंटीग्रेट माइटोटिक स्पिंडल। मतलब कि आप जब देखते हो सेल डिवाइड होती है तो इस तरीके से यहाँ पे एक सेंट्रियोल इस तरफ और एक सेंट्रियोल इस तरफ, इनसे जो स्पिंडल फाइबर बनते हैं इसी को ये डिसइंटीग्रेट, ये स्पिंडल फाइबर होते हैं। क्या होते हैं? स्पिंडल फाइबर। और इन स्पिंडल फाइबर को क्या कर देता है? डिसइंटीग्रेट, मतलब यहाँ पे ये इसे ब्लॉक कर देता है, ठीक है। क्या कर देता है? ब्लॉक कर देता है, डिसॉल्व कर देता है, कुछ इस तरीके की कंडीशन क्रिएट करता है। इसके बाद आता है केलोन्स। बेटा ये नेचुरल टिश्यू स्पेसिफिक है, अलग अलग, जैसे ह्यूमन बॉडी में है ना, अलग अलग एरिया में अलग अलग टाइप के कैलोन्स होते हैं, ठीक है ना, और जो क्या करते हैं? सेल डिवीजन को इनहिबिट करते हैं। ओके, तो ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे। तो ओके, ये हमने अभी फिलहाल कुछ इनहिबिटर्स पढ़े जो सेल डिवीजन को इनहिबिट करते हैं बेटा। अब इसके आगे जो है हम देखेंगे कि किस तरीके से ये मिटोजेंस जो है, यहां पे आप देख सकते हैं कि मिटोजेंस मतलब इंड्यूस माइटोसिस। मतलब अभी हम इनहिबिटर्स पढ़ रहे थे थोड़ी देर पहले, है ना। इनहिबिटर्स मतलब जो सेल डिवीजन को बेटा इनहिबिट करते हैं, कैंसर ट्रीटमेंट में भी यूज होते हैं वो। तो अब हम लोग कुछ ऐसे सब्सटेंस पढ़ेंगे जो सेल डिवीजन को इनिशिएट, यानी कि सेल डिवीजन को बहुत तेजी से करते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस, ठीक है ना, इंड्यूस करते हैं सेल डिवीजन को। ओके, जैसे कि आप ऑक्सिन, ठीक है ना, तो आप यहाँ पे देखोगे कि जो है ये क्या है? प्लांट हार्मोन्स है। क्या है ये बेटा? प्लांट हार्मोन्स, प्लांट हार्मोन्स, फाइटो हार्मोन्स जिन्हें बोलते हैं, ये सेल डिवीजन को इंड्यूस करते हैं। क्या करते हैं बेटा? इंड्यूस करते हैं। जैसे कि ऑक्सिन हो गया, जिब्रेलिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, इंसुलिन हो गया, ठीक है। इंसुलिन तो आप समझते हो ये ह्यूमन में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये सारे के सारे फैक्टर्स जो है वो क्या करते हैं? सेल डिवीजन को प्रमोट करते हैं, सेल डिवीजन को इंड्यूस करते हैं। ओके, अब जैसे यहाँ पे कुछ माइटोटिक इनहिबिटर्स यूज, अब माइटोटिक इनहिबिटर्स जो पीछे पढ़ चुके हैं हम लोग, जो सेल डिवीजन को इनहिबिट करते हैं, तो मैंने पहले ही बता दिया है कि वहां पे
कैंसर को ट्रीटमेंट करने में इनका यूज होता है, क्योंकि कैंसर जो होता है तो बेटा क्या होता है कि अनलिमिटेड ग्रोथ होती है सेल की, तो सेल की ग्रोथ रुक जाएगी, यानी कि सेल का डिवीजन रुक जाएगा, तो कुछ राहत मिलेगी कैंसर ट्रीटमेंट में, ठीक है। इन साइटोजेनेटिक्स में इसका यूज होता है स्टडी ऑफ क्रोमोसोम्स। तो बेटा क्या होता है, क्रोमोसोम की स्टडी में इसका यूज कैसे करते हैं, जैसे मेटाफेज आप समझते हो, आप सब जानते हो कि बेस्ट स्टडी जो होती है क्रोमोसोम की वो मेटाफेज में होती है, ठीक है, क्योंकि उस समय क्रोमोसोम जो होते हैं वो कंडेंस फॉर्म में होते हैं, अच्छे से उनका शेप और साइज दिखता है, तो उस समय स्टडी करना बड़ा आसान होता है, ठीक है। और दूसरी चीज ये होता है कि उसी जब ये सेल डिवीजन हो रहा होता है उसी समय कुछ ऐसे इनहिबिटर्स माइडोरेट, जैसे कोल्चिसिन को हम लोग उसमें इंट्रोड्यूस करा देते हैं, तो कोल्चिसिन जैसे ही जाता है तो स्पिंडल फाइबर डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, और जैसे ही आपका स्पिंडल फाइबर डिसइंटीग्रेट हुए बेटा, वैसे ही क्या होता है कि क्रोमोसोम सेल डिवाइड, अब सेल में तो दो क्रोमोसोम, यहाँ पे आप देखो जरा, ये सेल है पर्टिकुलर, इसमें आप आधे क्रोमोसोम, डबल क्रोमोसोम यहाँ पे है, डबल क्रोमोसोम यहाँ पे, पहले इस सेल में जब एनाफेज कंडीशन आती है तो ये डिवाइड हो जाता है, उसी समय अगर हम अप्लाई कर दें यहाँ पे कोल्चिसिन, तो जो इसके स्पिंडल फाइबर है वो डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे और सेल डिवाइड नहीं हो पाएगी। तो जब सेल डिवाइड नहीं हो पाएगी यानी कि ये कंडीशन जो 2n सेल थी वो किस कंडीशन में चली जाएगी, 4n कंडीशन में। किस कंडीशन में चली जाएगी, 4n। आप सोचोगे सर ये कैसे, देखो बेटा कोई 2n सेल है और जब भी इसमें माइटोसिस होता है तो वो दो 2n सेल बनाती है, यानी कि दो 2n सेल बना रही है। जब भी कोई सेल में डिवीजन होता है तो अगर इक्वेशनल डिवीजन है यानी कि माइटोसिस है तो वो 2n सेल दो 2n सेल बनाएगी। इसका मतलब बीच में कहीं ना कहीं सेल, यानी कि बीच में, ये प्रोसेस तो बड़ा लंबा होता है, अभी हम देख लेंगे किस तरीके का होता है, तो बीच में कहीं ना कहीं सेल किस कंडीशन में पहुंची होगी, 4n कंडीशन, क्योंकि यार 2n सेल दो 2n बना रही है मतलब 4n बना रही है ना, तो कहीं बीच में 4n कंडीशन पहुंची होगी ना। उसी समय अगर हम इसमें कोल्चिसिन अप्लाई कर दें तो क्या होगा बेटा, ये 4n कंडीशन में इसको हम लोग रख सकते हैं, समझे कि नहीं। तो उसमें स्टडी में, क्रोमोसोम की स्टडी में इसका यूज होता है। चलते हैं आगे। अब फाइनली जो है कुछ सेल साइकिल के चेक पॉइंट है, मैंने आपको पहले बताए हैं वैसे तो, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा मैं कि जब सेल साइकिल चलती है बेटा तो उसको रेगुलेट करने के लिए बहुत सारे क्या होते हैं, चेक पॉइंट्स होते हैं, यानी कि चेक पॉइंट्स ये होते क्या है, बैरियर होते हैं जो रोकते हैं, यानी कि रिस्ट्रिक्शंस पॉइंट होते हैं। क्या होते हैं, रिस्ट्रिक्शंस पॉइंट। एक्चुअल में तो बहुत सारे, जैसे कि कुछ प्रोटीन्स होती है, इससे प्रोटीन्स है ना किसी भी स्टेज में रोक सकती हैं, तो ऐसी कई सारी प्रोटीन्स होती हैं, तो उनके बारे में आपको नहीं पढ़ना है, सिलेबस में नहीं होता। इसी तरीके से यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स अपन को समझना है जो हमारे सिलेबस में है, उनके बारे में। तो जैसे अब ये करती क्या है, ये चेक करती है कि सेल कंप्लीटली सही तरीके का डीएनए आगे दूसरी सेल में ले जाएगी, सही तरीके के जो सेलुलर ऑर्गेनेल्स है वो आगे ले जाएगी, बहुत सारी चीजें चेक करती है, प्रोटीन का अमाउंट, सेल के सेलुलर ऑर्गेनेल्स का कंटेंट सही है कि नहीं है, वो सारी चीजें चेक करती है। तो चलो देखते हैं जरा। सबसे पहले हम पढ़ते हैं यहाँ पे, अगर सेल कोई डिवाइड होकर के आई है, सबसे पहले वो किस फेज में जाएगी, जीवन। किस फेज में जाएगी बेटा, जीवन में, ठीक है। और यहाँ पे इसी फेज में होता है जीवन चेक पॉइंट। कौन सा चेक पॉइंट होता है, जीवन चेक पॉइंट। इसे मेजर चेक पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेजर चेक पॉइंट। मेजर चेक पॉइंट बोलते हैं, मतलब ये मेजर चेक पॉइंट है, क्योंकि अगर इस चेक पॉइंट को सेल क्रॉस कर गई तो ये समझ लीजिए कि सेल डिवाइड होगी, कंफर्म डिवाइड होगी। ओके, तो क्या होगा, इस समय चेक क्या किया जाएगा सेल में, एक तो न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट, न्यूट्रिएंट का अमाउंट प्रॉपर है कि नहीं है वो चेक किया जाएगा, ग्रोथ फैक्टर्स सेल के प्रॉपर है कि नहीं है वो चेक किए जाएंगे। उसके बाद डीएनए डैमेज, यानी कि अगर सेल डिवाइड होकर के आई है, क्योंकि आपको पता है एम फेज में सेल डिवाइड होती है, डिवीजन के जस्ट बाद जीवन आता है, तो डिवाइड हो गया ही होगी। डिवाइड मतलब होता है कि डबल डीएनए होकर के अलग अलग दो सेल में गया होगा। जैसे मैंने पीछे बताया था 2n सेल से 4n बनती है, तो डीएनए का डबलिंग हुआ होगा, है ना। तो जब डीएनए का डबलिंग होता है बेटा, आपको 12th में पढ़ने को मिलेगा डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है, या डुप्लीकेशन। तो जब सेल का यानी कि डीएनए का डबलिंग होता है तो उसमें गलती होने की संभावना होती है। तो क्या होता है कि जब कोई चीज कॉपी की जाती है ना,
तो गलती होने के चांसेस होते हैं, कुछ थोड़े बहुत होते हैं लेकिन होते हैं, ये समझना है आपको। आप कॉपी कर रहे हो, कोई चीज कॉपी कर रहे हो तो गलती से अगर कोई वर्ड छूट गया, लाइन, हो सकता है कि आप ऊपर वाली लाइन देख रहे हो नीचे वाली देखने लग जाओ, वैसे ये बहुत माइनर गलती होती है ना। लेकिन डीएनए में अगर ये गलतियां हो गई तो समझ लो म्यूटेशन हो जाता है, क्योंकि बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, इसीलिए गलतियां नहीं हो ये चेक करता है, ठीक है। और अगर गलती होती है तो फिर वो डीएनए डैमेज, डीएनए रिपेयर किया जाता है, बहुत सारे मेथड है, बीईआर है ना, बेस एक्सिजन रिपेयर, मिसमैच रिपेयर, ढेर सारे रिपेयर है, वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं होता, ठीक है। तो बेटा क्या है कि यहाँ पे ग्रोथ फैक्टर डीएनए डैमेज चेक किया जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं जरा, यहाँ पे जो ये कहाँ पे होता है, सबसे पहले तो हम देखेंगे ये होता है G1 to S के बीच में, G1 to S के बीच में। और यहाँ पे ये क्या करता है, यहाँ पे एक्टिवेट करता है, एक्टिवेट, ठीक है, G1 साइक्लिन प्लस और क्या रहता है, और G1 साइक्लिन प्लस CDC साइक्लिन डिपेंडेंट 2 काइनेज। ये बेटा प्रोटीन है जो क्या करती है, ये प्रोटीन है जो क्या करती है, इसको रेगुलेट करती है, यानी कि चेक करती है, ये एक्टिवेट हो जाती है और चेक होता है कि पर्टिकुलर ये सारी चीजें बराबर है कि नहीं है। तो कौन एक्टिवेट होता है, G1 साइक्लिन प्लस CDC2 साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज प्रोटीन, ओके। अब अगर ये सारी चीजें करेक्ट है, ये सारी चीजें बेटा करेक्ट है, तो क्या होगा, सेल कहां जाएगी, एस फेज में चली जाएगी। जीवन के बारे में मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो इसके बारे में ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं। अब एस फेज में जब गई तो यहां पे एस फेज के बाद तो इसमें क्या होगा, डीएनए सिंथेसिस होगा, डीएनए सिंथेसिस के बाद फिर जाएगी G2 में, और G2 जो है, यानी कि G2 जो चेक पॉइंट है ये कहां है, G2 to M, ये चेक पॉइंट कहां होता है, G2 to M, M फेज मतलब माइटोटिक फेज, और ये सब माइनर चेक पॉइंट है, क्या कैसे है, माइनर चेक पॉइंट है बेटा। और यहाँ पे क्या चेक किया जाता है, एक तो सेल साइज यानी कि, और इसमें सेलुलर ऑर्गेनेल्स चेक किए जाते हैं, ऑर्गेनेल्स चेक किए जाते हैं ताकि कंप्लीटली सेलुलर ऑर्गेनेल्स है कि नहीं है। साथ ही साथ डीएनए रेप्लिकेशन यानी कि डीएनए डबल हुआ है कि नहीं हुआ है, 4C डीएनए यहाँ पे हुआ है कि नहीं हुआ है, डीएनए का डबलिंग हुआ है कि नहीं हुआ है, ये सारी चीजें चेक की जाती हैं। G2 से M फेज के बीच में जो चेक पॉइंट होता है ये माइनर चेक पॉइंट होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है मैच्योरिंग प्रोमोटिंग फैक्टर MPF, इस यहाँ पे एक्टिवेट होता है MPF, मैच्योरेशन भी लिख सकते हैं इसको, प्रोमोटिंग फैक्टर, ठीक है। मैच्योरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर है, मैच्योरिंग प्रोमोटिंग फैक्टर, इसमें क्या होता है, माइटोटिक स्पिंडल, माइटोटिक साइक्लिन, यहाँ पे G2 में जो प्रोटीन होती है, जैसे एक्टिवेट G1 साइक्लिन था, यहाँ पे G2 साइक्लिन या माइटोटिक साइक्लिन प्लस CDC2 काइनेज, ये यहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है। मतलब ये सारी चीजें चेक करता है कि बराबर उसके सेलुलर ऑर्गेनेल्स है कि नहीं है, ट्यूबुलिन प्रोटीन है कि नहीं, यहाँ पे ट्यूबुलिन प्रोटीन भी होती है, ठीक है। यहाँ पे आप चाहें तो लिख सकते हैं ऑर्गेनेल्स, यहाँ पे ट्यूबुलिन प्रोटीन होती है, ट्यूबुलिन प्रोटीन, ठीक है, वो भी चेक की जाती है। ये सारी चीजें जब चेक हो जाती है तो चेक होने के बाद सेल M फेज में चली जाती है। कहां पे चली जाती है बेटा, सेल M फेज में चली जाती है, और M फेज में भी एक चेक पॉइंट होता है, M फेज में भी एक चेक पॉइंट होता है मेटाफेज और एनाफेज, मेटाफेज और एनाफेज के बीच में, मेटाफेज टू एनाफेज, मेटाफेज टू एनाफेज एक चेक पॉइंट होता है, और यहां पे ये स्पिंडल फाइबर का अटैचमेंट चेक करता है, यानी कि क्रोमोसोम के साथ जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे कि सेल जो है इस तरीके की अगर सेल है तो उसमें यहाँ पे कुछ क्रोमोसोम प्रेजेंट है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको, है ना। और यहाँ पे एक सेंट्रियोल है, यहाँ पे इससे स्पिंडल फाइबर बनते हैं, ये प्रॉपरली अटैच है क्रोमोसोम से,
क्योंकि आधे क्रोमोसोम बेटा इधर जा रहे हैं, 2n इधर जा रहा है, 2n इधर, गलती से इधर उधर कुछ हो गया है ना, थोड़े से क्रोमोसोम इधर ज्यादा चले गए, इधर कम चले गए, तो बेटा जब भी मियोसिस होता है तो गलती से आधे क्रोमोसोम की जगह थोड़ा एक कम चला जाता है, एक ज्यादा चला जाता है, सिंड्रोम कॉज कर देता है। ठीक है, और सिंड्रोम मतलब बीमारी, सिंड्रोम मतलब बीमारी, अभी के लिए इतना ही समझ सकते हैं। ठीक है, तो बराबर जाना चाहिए, उसका अटैचमेंट बराबर है कि नहीं है, ये सारी चीजें वहां पे क्लियर होती है। कंफर्म? ओके, तो ये हो गया आपका चेक पॉइंट्स, यानी कि जो प्रोटीन्स होती हैं, काइनेसिस प्रोटीन्स होती हैं जो इसको रेगुलेट करती हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस, और ये जो है इसको रेगुलेट करती हैं। इसके हर एक पार्ट पे चेकिंग होती है कि सेल को अगली स्टेज पे भेजना चाहिए या नहीं। ठीक है ना, तो समझ में आ गया होगा। ओके, चलते हैं। ओके, तो अभी हम लोग यहाँ पे माइटोसिस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब क्या स्टार्ट करेंगे बेटा, माइटोसिस स्टार्ट करेंगे, और माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन होता है। चलिए देखते हैं कि माइटोसिस क्या होता है एक्चुअल में। चलिए, माइटोसिस के बारे में अगर हम बात करें तो यहां पे आप देख सकते हैं कि बेस्ट, सबसे पहले तो डिस्कवरी देख लेते हैं। प्लांट में माइटोसिस स्ट्रासबर्गर ने डिस्कवर किया था। इसके बाद एनिमल्स में फ्लेमिंग और बॉवेरी ने, इन्होंने टर्म भी दिया था, इन्होंने टर्म भी दिया था, फ्लेमिंग ने माइटोसिस टर्म भी दिया था, टर्म माइटोसिस। ओके, इसमें होता क्या है, दो डॉटर सेल फॉर्म्ड विथ सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, मतलब कि इक्वेशनल डिवीजन है। क्या है बेटा, इक्वेशनल डिवीजन। कौन सा डिवीजन है बेटा, इक्वेशनल डिवीजन, यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम। जैसे कि यहां पे देखो, सॉरी, जैसे कि यहां पे देखो 2n, यानी कि डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर इसमें है। 2n मतलब डिप्लॉयड और n मतलब डिप्लॉयड, इतना तो आपको पता ही होगा। अब ये जब डिवाइड होगी तो दो सेल बनाएगी, एक 2n और फिर से एक 2n बनाएगी। तो ये आप देख रहे हो कि 2n से 2n बन रहा है। अगर n सेल होगी तो उससे 2n बनाएगी। यानी कि हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि हर बार सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट से डॉटर में जाता है। ये पेरेंटल सेल, ये डॉटर सेल, ये पेरेंटल सेल, ये डॉटर सेल। इसका मतलब क्या हो रहा है कि सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इसीलिए हम इसे इक्वेशनल डिवीजन बोल सकते हैं। ओके, बेस्ट मटेरियल टू स्टडी माइटोसिस, ऑनियन रूट टिप। ऑनियन रूट टिप का एक्सपेरिमेंट आपके स्कूल्स वगैरह में कराया जाता है, कॉमन है, सभी की स्कूल हमने भी किया है। ठीक है ना, तो उसमें अच्छे से दिखता है कि किस तरीके से माइटोसिस डिवीजन हो रहा है। ओके, इसके बाद अकर्स इन बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल्स। तो आप देख सकते हो कि माइटोसिस एक डिप्लॉइड सेल में भी हो रहा है, हैप्लॉइड सेल में भी हो रहा है। ठीक है, तो जो स्पर्म एंड ओव फॉर्मेशन होता है तो वहां पे भी आपका पहले मियोसिस होता है, मल्टीप्लिकेशन में माइटोसिस होता है, फिर इसके बाद मियोसिस होता है, फिर माइटोसिस होता है। ठीक है ना, ओके, तो ये माइटोसिस है, इक्वेशनल डिवीजन है, जिसमें इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम डॉटर और पेरेंट सेल दोनों में रहता है। ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, कोई दिक्कत नो, चलते हैं आगे। अब यहां पे देखेंगे, यहां पे क्या देखेंगे, माइटोसिस क्या है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी। हमने पहले ही लेक्चर में आपको बताया है कि किस तरीके से जाइगोट से यंगल्स बनता है, तो बॉडी का ग्रोथ और डेवलपमेंट माइटोसिस के थ्रू ही होता है। गैमेट फॉर्मेशन मियोसिस होता है, बट जो बॉडी का ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है बेटा, वो कंप्लीटली डिपेंड अपॉन माइटोसिस, केवल माइटोसिस, क्योंकि इक्वेशनल डिवीजन, यानी कि एक सिंपल सी एक जाइगोट 2n सेल थी और 2n से एक एडल्ट बन गया, तो वहां पे 2n यानी कि सारी सेल्स क्या हो गई, बहुत सारी बन गई, और सारी सेल्स इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम के साथ है, इक्वल नंबर ऑफ डीएनए के साथ है। समझे कि नहीं, कंफर्म। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में वॉन्ड हीलिंग का काम करती है बेटा, वॉन्ड हीलिंग का काम करती है, यानी कि घाव जो हो जाता है आपकी बॉडी में, कहीं चोट लग जाती है, स्किन जल जाती है, तो उसको रिपेयर करने का काम कौन करता है, माइटोसिस के थ्रू। इसके बाद रीजनरेशन ऑफ प्लेनेरिया याद होगा, प्लेनेरिया याद होगा आप लोग को। प्लेनेरिया जो होता है रीजनरेशन, ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन होती है वहां पे। इसके बाद रीजनरेशन क्या होता है कि ये दो टाइप का होता है, एपीमॉर्फोसिस और मॉर्फोलैक्सिस, आपको पता होगा, है ना। तो एक में किसी बॉडी पार्ट्स
या पूरा का पूरा ऑर्गेन या पूरे का पूरा होल ऑर्गेनिज्म कभी कभी बन जाता है ना, कुछ ऑर्गेनिज्म में। तो इस तरीके से ध्यान रखिए, ग्रोथ डेवलपमेंट माइटोसिस रिस्पॉन्सिबल है, बाउंड हीलिंग, इसके बाद रीजनरेशन ऑफ ऑर्गन्स या पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स। ओके चलो आगे चलो। तो यहाँ पे बेटा ज्यादा अंतर नहीं है, ध्यान रखिएगा, है ना। देखो माइटोसिस में दो फेजेस आती है, हमने पहले ही आपको बता दिया। फर्स्ट वन इज इंटरफेरेंस, 95% टाइम इसको देना है और इसको देना है केवल 5% टाइम, ठीक है ना। आपको फोन को देना है, अपने फोन को 5% टाइम देना है ना, समझ रहे हो। स्टडी को अपने 95% टाइम देना है, क्योंकि नीट निकालना है तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ये तो कंफर्म है। ओके, तो इंटरफेस 95% टाइम, एम फेज 5% टाइम माइटोटिक फेज होती है। इसमें भी दो फेजेस आती है बेटा, एक तो कैरियोकाइनेसिस जिसमें न्यूक्लियर डिवीजन होता है, हम पहले बता चुके हैं। न्यूक्लियर मूवमेंट मान लो, ठीक है ना, कैरियो मतलब न्यूक्लियर मूवमेंट, ठीक है ना, न्यूक्लियर मूवमेंट। साइटोकाइनेसिस मतलब सेल मूवमेंट या सेल डिवीजन, इसमें सेल डिवाइड होती है, क्या डिवाइड होती है, सेल डिवाइड होती है। राइटिंग थोड़ा सा आप समझिए ये, है ना। तो साइटोकाइनेसिस, अब इसमें कौन कौन सी फेज आती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, पीएमएटी, ठीक है। ओके, अब साइटोकाइनेसिस में दो तरीके का साइटोकाइनेसिस होता है, एक एनिमल में अलग और प्लांट में अलग टाइप का साइटोकाइनेसिस होता है। जरा देखेंगे इसको कैसे। एक जो है यहाँ पे बेटा हम एनिमल का सेल बनाएंगे, एक एनिमल सेल का है और एक प्लांट सेल का है, ठीक है, ध्यान से समझना है। एनिमल सेल का दोबारा बना देते हैं, उसमें सेल डिवीजन कुछ इस तरीके का होता है, यानी कि साइटोकाइनेसिस सेल वॉल जो डिवीजन हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे बाय ग्रुप एंड एनिमल की बात करें, बाय ग्रुप, ये एनिमल की सेल है, ये एनिमल की सेल है, ठीक है, और ये प्लांट की। बाय ग्रुप एंड फरो मेथड, तो आप देखते हो बाहर से अंदर की तरफ क्या बन रही है, फरो बन रही है, बाहर से अंदर की तरफ क्या बन रही है बेटा, फरो बन रही है। तो ये फरो है, क्या बन रही है, फरो, FURROW, फरो। इसके बाद पेरीफेरी टू सेंटर, ये भी आप देख रहे हो कि पेरीफेरी से सेंटर की तरफ बनती जा रही है फरो, ठीक है। तो जब कोई फोर्स बाहर से अंदर की तरफ लगता है तो उसे क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल, क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल। तो सेंट्रीपिटल मैनर में यहाँ पे डिवीजन होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना, सेंट्रीपिटल मैनर और ग्रुप फॉर्मेशन की वजह से, ये भी ध्यान रखिएगा इसको। इसके बाद अगर प्लांट सेल की बात करें तो इसमें प्लेट फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो होते हैं ऐसे डिपॉजिट होना स्टार्ट होते हैं, अंदर से बाहर की तरफ आते हैं, कहां से, सेंटर से पेरीफेरी की तरफ आते हैं। तो देखो यहाँ पे सेल प्लेट फॉर्मेशन, सेल प्लेट फॉर्मेशन कौन करता है, आप यहाँ पे मैं आगे जीबी गोल्गी बॉडी है ना, इनको फ्रैग्मोप्लास्ट बोलते हैं वहां पे। सेंटर टू पेरीफेरी, सेंटर से पेरीफेरी, तो जब सेंटर से बाहर की तरफ फोर्स लगता है, जैसे आप वो एक रस्सी लेते थे और उसमें एक ईंटा बांध के से घुमाते थे और फिर छोड़ते थे, सन से ऊपर जाता था, ऊपर मतलब किधर भी, है ना, और किसी बढ़िया फोड़ देता था। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो होता है जब सेंटर से बाहर की तरफ लगता है, तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल है, ठीक है। ये सेल प्लेट बन रही है, क्या बन रही है बेटा, सेल प्लेट, और यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे बनता है सेल फरो। ओके, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा बेटा, बहुत जरूरी है ये समझना कि साइटोकाइनेसिस जो सेल वॉल डिवीजन होता है वो किस तरीके से होता है एनिमल और प्लांट से। आगे हम डिटेल में पढ़ लेंगे इसको। ओके चले आगे। ओके, तो अब सबसे पहले हम काइनेसिस की पहली फेज पढ़ेंगे, प्रोफेज। ये किसका पार्ट है बेटा, प्रोफेज का पार्ट है। किसका पार्ट है, प्रोफेज, प्रोफेज का पार्ट है, ठीक है। किसका पार्ट है बेटा, प्रोफेज का। प्रोफेज क्या है एक्चुअली, ठीक है। तो प्रोफेज यहां पे आप देखोगे कि प्रोफेज में सेल अर्ली प्रोफेज एक होता है और एक लेट प्रोफेज, यानी कि प्रोफेज जब स्टार्ट हुआ होगा, जब सेल डिवीजन का एम फेज स्टार्ट हुआ होगा तो अर्ली प्रोफेज आया होगा। अर्ली प्रोफेज का जो डायग्राम आप देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होता है, क्रोमैटिन जो है कंडेंस होना स्टार्ट होता है टू फॉर्म क्रोमोसोम, यानी कि बिगिंस होता है। क्या होता है, बिगिंस मतलब स्टार्ट होता है,
ठीक है। सेंट्रोमियर मूव टू अपोजिट पोल। बेटा सेंट्रोमियर आप सबको पता है कि सेंट्रोमियर जो होता है, ठीक है, सेंट्रियोल, ठीक है, सेंट्रियोल, सॉरी सेंट्रोमियर नहीं, सेंट्रोमियर द पार्ट ऑफ टू क्रोमैटिड बिटवीन क्रोमोसोम, ठीक है। तो सेंट्रियोल, सॉरी सेंट्रियोल जो है वो इस तरीके से दो पार्ट में डिवाइड हो चुका था, यानी कि दो हो चुके थे, और इस तरीके से दोनों अपोजिट पोल की तरफ मूवमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। क्या स्टार्ट कर देंगे? अपोजिट पोल की तरफ मूवमेंट करना स्टार्ट कर देंगे अर्ली प्रोफेज में। ओके, फिर इसके बाद यहाँ पे और क्या क्या आएगा? इस समय जो क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम अपीयर लाइक बॉल ऑफ वूल, ठीक है, ऊन की बॉल, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा बेटा, है ना। बॉल ऑफ ऊन की बॉल देखी होगी जिससे मम्मी स्वेटर बुनती है, ऐसे है ना। तो वो बॉल जो होती है ऐसे यहाँ पे क्रोमोसोम दिखते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्पायरिंग स्टेज। क्या बोलते हैं बेटा? स्पायरिंग स्टेज, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। स्पायरिंग स्टेज से बोलते हैं, अर्ली प्रोफेज में ऐसे क्रोमोसोम दिखते हैं, ठीक है। ओके, फिर अब आता है फिर क्या? लेट प्रोफेज। लेट प्रोफेज में आपको क्या मिलेगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस डिसअपीयर हो जाएगा। लेट प्रोफेज में न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाएगा, क्रोमोसोम थोड़ा, सेंट्रियोल थोड़ा यहाँ पे पहुंच गया होगा, यहाँ पे पहुंच गया होगा, और इसमें एस्टर फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया होगा, इस तरीके से, कुछ इस तरीके से ऐसे, और ये इधर जा रहे हैं टोटल किसकी तरफ? अपोजिट पोल की तरफ दोनों जा रहे हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब यहां पे देखना होगा ये प्रोफेज की पार्ट, सेल्स एट द एंड ऑफ प्रोफेज, यानी कि एंड ऑफ प्रोफेज मतलब लेट प्रोफेज, लेट प्रोफेज, एंड ऑफ फेज मतलब लेट प्रोफेज। क्या बेटा? लेट प्रोफेज। व्हेन viewed under the microscope do not show गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ये डिसअपीयर हो जाता है ना। सेल डिवीजन के टाइम डिसअपीयर हो जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिसअपीयर हो जाएगा, न्यूक्लियस डिसअपीयर हो जाएगा, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी डिसअपीयर हो जाएगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब न्यूक्लियर मतलब जो न्यूक्लियस के चारों तरफ होगा, ये डिसअपीयर हो जाएगा, न्यूक्लियस भी डिसअपीयर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इतनी कंडीशन होती है प्रोफेज में। प्रोफेज में क्या क्या हुआ बेटा? सबसे पहले तो कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ, ठीक है, किसका? क्रोमोसोम का, ठीक है, मतलब जो क्रोमैटिन फाइबर थे उनका कंडेंसेशन होकर के क्रोमोसोम लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसके बाद कंडेंसेशन होते टाइम सेंट्रियोल दो पार्ट में था, अपोजिट पोल पे जगह। जब कंडेंसेशन हो रहा था उसके पहले एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा था, जिसे हम लोग बोलते हैं बॉल ऑफ वूल, है ना, या स्पायरिंग कंडीशन या स्टेज। ओके, तो ये सारी चीजें। और लेट प्रोफेज में क्या हुआ? लेट प्रोफेज में यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, अदर सेलुलर ऑर्गेनेल्स क्या हो गए? डिसअपीयर हो गए। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी पड़ेगी। ओके, चलते हैं आगे। अगली फेज बेटा आ जाती है यहाँ पे मेटाफेज। कौन सी फेज आती है? मेटाफेज। मेटा मतलब आप जानते हो सेकेंड, ठीक है, और फेज मतलब सेकेंड फेज होती है। इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। क्या होता है? बहुत सारी चीजें, बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं सेल में। सबसे पहले तो सेंट्रोमियर अटैच टू स्पिंडल फाइबर। पहले तो यहाँ पे मेटाफेज क्या होता है? यानी कि कंप्लीट डिसअपीयरिंग, कंप्लीट डिसअपीयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीट डिसअपीयर हुई तो इनिशिएशन ऑफ मेटाफेज, यानी कि ये क्या बताती है? बिगिंस मेटाफेज। अगर कंप्लीट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो गई बेटा तो उस समय मेटाफेज स्टार्ट हो जाएगा। क्या स्टार्ट हो जाएगा? मेटाफेज। और मेटाफेज जब स्टार्ट हो जाएगा तो सेंट्रोमियर अटैच टू स्पिंडल फाइबर, यानी कि स्पिंडल फॉर्मेशन भी कंप्लीट हो चुका होगा। और क्या? स्पिंडल फॉर्मेशन जो होगा वो क्या हो चुका होगा? कंप्लीट। क्या हो चुका होगा? कंप्लीट। स्पिंडल फॉर्मेशन भी कंप्लीट हो चुका होगा इस कंडीशन तक। तो क्या होगा? सेंट्रोमियर अटैच टू स्पिंडल फाइबर। आप देख सकते हो जो सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर क्या है जरा देखो, इस तरीके का ये क्रोमोसोम होगा। क्रोमोसोम इस समय 4 आर्म होंगे,
कितनी आर्म होंगी? 4 आर्म। ये क्या है? क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम है, ठीक है। एक मान लो ये स्ट्रक्चर क्रोमोसोम का है, क्रोमोसोम, ठीक है। और यहां पे इस तरीके का स्ट्रक्चर है, ओके। ये एक क्रोमेटिड है, क्रोमेटिड, और इसका सिस्टर क्रोमेटिड ये। तो ये दोनों आपस में क्या हुए? सिस्टर क्रोमेटिड। क्या हुए? सिस्टर, आपस में क्या हुआ? सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है। इसीलिए इस क्रोमोसोम में 4C डीएनए है। कैसा डीएनए है इस क्रोमोसोम में? 4C डीएनए है। क्रोमोसोम वही है, उतने नंबर है, ध्यान रखिएगा। क्रोमोसोम का नंबर चेंज नहीं हुआ, लेकिन डीएनए डबल हो गया। इसका मतलब एस फेज में डीएनए का डबलिंग हुआ था, तो उस समय क्रोमोसोम का नंबर डबल नहीं हुआ। तो ये बहुत ध्यान से समझना है, क्रोमोसोम का नंबर डबल नहीं हुआ, केवल डीएनए डबल हुआ, यानी कि 2C डीएनए से 4C डीएनए आ गया होगा एस फेज में, ओके। तो कुछ डीएनए पहले एक ही के अंदर फिल था, तो कुछ डीएनए इसके अंदर फिल होगा, इसके अंदर फिल होगा, इसके अंदर फिल होगा, और इसके अंदर फिल होगा, ओके। अब ये जो एरिया है ये सेंट्रोमियर है। ये क्या है? सेंट्रोमियर। ये क्या है बेटा? सेंट्रोमियर, ये सेंट्रोमियर है। यहां पे स्पिंडल फाइबर आके अटैच होगा, कोई भी स्पिंडल। और ये जो प्लेस है यहाँ पे, ये जो प्लेस दिख रहा है आपको यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं, इस एक पैड लाइक स्ट्रक्चर होता है, पैड लाइक स्ट्रक्चर, इसे हम लोग बोलते हैं यहाँ पे काइनेटोकोर, काइनेटोकोर, CHOR, काइनेटोकोर बेटा। और ये पैड लाइक स्ट्रक्चर होता है, पैड लाइक स्ट्रक्चर, पैड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। पैड लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्पिंडल फाइबर आके इससे अटैच होंगे आगे। स्पिंडल फाइबर जो है वो इससे अटैच होंगे आगे। क्या अटैच होगा? स्पिंडल फाइबर। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये सेंट्रियोल है, और इससे ये स्पिंडल फाइबर आके यहाँ पे सेंट्रोमियर पे अटैच हो रहा है। क्रोमोसोम का सेंटर मतलब सेंट्रोमियर, इस पे अटैच हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो पहला यहाँ पे कंडीशन, एक तो बिगनिंग हो गई इसकी, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया। इसके बाद सेंट्रोमियर पे आके अटैच हो गया। अब क्रोमोसोम अलाइन इन वन प्लेन। क्रोमोसोम जो होते हैं वो एक सेंटर पे आके, यानी कि सेल के सेंटर पे आके अलाइन होते हैं, जमा होते हैं एट इक्वेटर प्लेट। तो इसे हम लोग इक्वेटर प्लेट बोलते हैं। ये जो दिख रहा है बेटा, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वेटर प्लेट। इक्वेटर, कलर चेंज कर देते हैं, है ना? इक्वेटर प्लेट, इक्वेटर प्लेट बोलते हैं। इस पे क्रोमोसोम आके क्या हो जाएंगे? इकट्ठे हो जाएंगे। ओके, तो इसे हम लोग मेटाफेजिक प्लेट बोलते हैं। और जब ये क्रोमोसोम यहाँ पे आके इकट्ठे होते हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कांग्रेशन। क्या बोलते हैं? कांग्रेशन। कांग्रेस नहीं बेटा, कांग्रेशन, ठीक है ना? कांग्रेशन क्या बोलते हैं इसे? कांग्रेशन। समझ गए ना? यानी कि इक्वेटर पे जब क्रोमोसोम जा रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? कांग्रेशन, ठीक है। दिस प्रोसेस, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यानी कि जो सेंटर की तरफ जा रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कांग्रेशन। और आपको पता है इस समय क्रोमोसोम ऐसा दिख रहा होता है, उसमें 2 सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं, ऊपर भी नीचे भी, यानी कि टोटल 4 आर्म होती है इस क्रोमोसोम में। कितनी 4? क्रोमोसोम जो होता है बेटा, उसमें कितनी आर्म होती है? 4 आर्म। यहाँ पे थोड़ा सा, कितनी आर्म होती है? 4 आर्म, यानी कि एक सिस्टर क्रोमेटिड नीचे और एक सिस्टर क्रोमेटिड ऊपर, और बीच में सेंट्रोमियर के पास एक पैड लाइक स्ट्रक्चर होता है जहां पे स्पिंडल फाइबर अटैच होता है, उसे हम लोग काइनेटोकोर बोलते हैं, पैड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। अटैचमेंट फॉर द स्पिंडल फाइबर, ओके। बेस्ट मटेरियल टू स्टडी स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, क्योंकि इस समय क्रोमोसोम जो होते हैं वो इनकी स्टडी थिक होते हैं और शॉर्ट होते हैं, क्योंकि इस समय क्या होते हैं? थिक होते हैं, थिक शॉर्ट होते हैं, तो इनकी स्टडी आसानी से की जा सकती है इस स्टेज में, मेटाफेज स्टेज में। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, ओके। तो अब यहाँ पे ये समझना है कि कुछ मिला के
मेटाफेज स्टेट यहाँ से बिगिंस हुई बेटा, बिगिंस होने के बाद क्या होगा, सेकेंड स्टेज है और स्पिंडल फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका है। अब क्या होगा, क्रोमोसोम के साथ स्पिंडल फाइबर कहाँ चिपकेंगे आके, उसके काइनेटोकोर सेंट्रोमियर से, सेंट्रोमियर मतलब सेंटर पार्ट, ओके, इससे अटैच होंगे आगे और अटैच होने के बाद क्रोमोसोम अलाइन होंगे कहाँ पे, इक्वेटर प्लेट पे। इक्वेटर तो आप जानते हो, ग्लोब बनाते हो उस पे 0 डिग्री पे इक्वेटर होता है, तो इक्वेटर प्लेट यानी कि सेंटर ऑफ द सेल वहां पे इस तरीके से अरेंज हो गए। इस प्रोसेस को बोलते हैं कांग्रेशन, ठीक है। और इस ये जो प्लेट बनती है यहाँ पे, इसी मेटाफेज प्लेट बोलते हैं, मेटाफेजिक प्लेट यहाँ पे लिखा हुआ है। और स्पिंडल फाइबर्स तो आप देख रहे हैं, डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है, ओके। तो ये मेटाफेज प्लेट में, मेटाफेज में और स्टडी होती है क्रोमोसोम की, क्योंकि थिक और शॉर्ट होते हैं तो अच्छे से स्टडी किया जा सकता है, दिखते हैं, इनका स्ट्रक्चर और शेप अच्छा दिखता है, इसलिए तो आप लोग नोट डाउन करिए इसको, ओके बच्चों। तो मेटाफेज के आगे हम एनाफेज जो है इसके आगे की स्टडी अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहें चैनल को, धन्यवाद।